नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम प्रणाम। हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक जी, अभिषेक तिवारी शो से। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर। मोदी जी पूरे धुरंधर बने हुए हैं, मैं यहाँ से बोलूंगी। ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे चौके छक्के लगाए जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। मैंने नहीं सोचा था कि किरण रिजिजू जी और जेपी नड्डा के ऐसे टॉपिक्स लेकर आएंगे और इस पे धुआंधार बल्लेबाजी होगी। देखिए, मोदी जी को टारगेट करना, शाह को टारगेट करना, ये बहुत कॉमन बन गया था। एक वो पैटर्न था, किसी भी इलेक्शन से पहले ये सब चीजें हो रही थी। पहले समझते हैं मुद्दा कि क्या है, और उसके बाद बड़ी मजेदार और न्यूज़ बताने वाली हूँ। बट एक-एक करके, विल गो स्लो वन बाय वन। अभिषेक, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस और कॉलिंग मी एक्चुअली। और बहुत मजेदार है। मैंने थोड़ा सा सेटअप चेंज करा है, तो मैं थोड़ा सा अलग ही फूला हुआ हूँ पिछले सुबह से। काफी ज्यादा काम किया है मैंने। हाँ, बट हुँ। देखिए, अ, देखिए जो देखिए, कुछ हम भी लोगों को भी शौक है। इवॉल्व करना पड़ता है ना, बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, नई मीम्स है। अब आपने पीछे स्क्रीन लगाया, तो आपको जब भी चाहे आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो या फिर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मैप्स दिखाना हो, कितना आसान हो जाएगा वहाँ से कवर करना, हाँ, या बस बड़े बस के ऊपर बस वही यू नो। इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि वो सब करना है। जी। अब अभी मीम से याद आया कि आप देखो कि जब मोदी जी ने सदन के अंदर एक बात कही थी कि मैं तुम्हारा इकोसिस्टम तोड़ दूंगा, जब 2024 में वो जीत के आए थे, तब उन्होंने कहा तुम्हारे इस इकोसिस्टम को तहस-नहस कर दूंगा। तब आप ही के चैनल पर मैंने ये बात कही थी गायत्री जी कि अगर मोदी जी कह रहे हैं कि इकोसिस्टम तोड़ देंगे तो तोड़ देंगे, आपको विश्वास करना पड़ेगा। और तब विपक्ष ने लाइटली लिया। अब आप देख रहे हो कि हर एक जॉब के लिए स्पेसिफिक आदमी को चुना गया। जैसे कि निशिकांत दुबे जी को कहा गया रिसर्च टीम से कि आप रिसर्च पूरा करो, चाहे वो जुडिशियरी हो, और इस पे रिसर्च बेस्ड आप फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करो, वो भी लोकसभा के अंदर, और बताओ कांग्रेस ने क्या क्या कुकर्म किए विथ डे टाइम, कौन नेता है, कौन जज थे, कैसे बनाए। आप देखो, निशिकांत दुबे का ये सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे। इसी प्रकार से चूंकि किरण कौन रिजिजू से बहुत कौन से सवाल का जवाब नहीं ढूँढ पा रहे थे? बहुत सारे व्यूअर्स को रिमाइंड करना चाहूँगी। जी। और ये ऐसा नहीं लग रहा मैन टू मैन मार्किंग है कि मोदी जी एक-एक बंदे को ढूँढ के उसकी उसकी स्पेशली निशे एरिया के हिसाब से उनको टॉपिक्स और अभी अभी प्रोजेक्ट। अभी जब ईवीएम का प्रश्न उठा था, तो राहुल गांधी के भागने से पहले निशिकांत दुबे ने बोला कि राहुल गांधी को याद नहीं है कि उनके पापा ही ईवीएम लेके आए थे, और तब उन्होंने वोट चोरी का इल्जाम लगाया था, बोला बूथ लूट ले रहे हैं। अब राहुल गांधी के अभी तक तो ये जाते थे वहां पे। इसी प्रकार से आप देखो कि कंगना रनौत ने बोला कि प्रियंका वाड्रा कहती है कि इतिहास की बात नहीं करते हैं। चलो, इतिहास की बात नहीं करते हैं, वर्तमान में तो उनकी माता जी हैं इसी सदन में। वो भारत की नागरिक नहीं बनी थी तब भी वोटिंग कर दिया था, और उसको पिक किया अमित शाह जी ने कि इसी सदन में बात उठी है। सो आप देखो, पार्टी के अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है, और पार्टी आगे की तरफ देख रही है। इनकी तरह नहीं कि 80 साल के किसी अध्यक्ष को जबरदस्ती बना करके, और जो कल लिटरली उनकी बेइज्जती हुई है कि पहले खड़गे साहब बोलने वाले थे, फिर राहुल गांधी ने बोला कि नहीं मैं भाषण दूंगा, फिर सुरजेवाला ने कहा कि नहीं नहीं खड़गे साहब आप बैठ जाइए, अब हमारे बाबा बोलेंगे। दरअसल बाबा 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 करते हुए कि राहुल बाबा इतने बड़े बाबा हो गए हैं उनके लिए, वो जो बच्चे को बाबा बुलाने का तरीका है, वो बचपना जा ही नहीं रहा है। अब राहुल गांधी कहते हैं कि भाई अमित शाह के हाथ कांप रहे थे, तो हाथ कांप रहे थे तो आप भागे क्यों? आपको बैठ के सुनना था। आप घंटा भर बैठ ना सके, और जब अमित शाह जी ने कहा तुम मुंसिफ लगे हो यहां पर जो तुम्हारे हिसाब से सवालों के जवाब देंगे, एक एक सवाल जो तुमने पूछे एक एक सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अपना पैटर्न बना के करूंगा। अग्रेसिव भी है, मुंह से जिस प्रकार की शब्दावली इन दिनों फूट रही है बीजेपी वालों के, एक आप देखो कि बेचैनी है। अब आपको हेटर्स भी नए चाहिए। रघुराम राजन अचानक से प्रेज करने लगे इकोनॉमी को। भाई आप कितना भी प्रेज कर लो, आपको वापस लेके वो नहीं आ रहे हैं। आप टेंशन मत लो। आप देखो कि एसआईआर वाले मुद्दे पे राजदीप सरदेसाई कह रहा है कि बाप रे बाप, अमित शाह ने पूरी तरह से कांग्रेस को छील के रख दिया, ये बैकफुट पर है। आज एसआईआर वाले मुद्दे पर स्वयं इनके अलायंस के नेता क्या कह रहे हैं? छोड़िए वोट चोरी पर अभिषेक तिवारी क्या बोलता है, गायत्री जी आप क्या बोलती है, इनके नेता क्या बोल रहे हैं? इनके नेता मैं बता रहा हूं निकाल करके, इनके नेता
इनके नेता एक दो नेता नहीं है, इनके कई नेता हैं, ठीक है। इनके एक नेता उमर अब्दुल्ला है, ये कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला सेज वोट चोरी इज कांग्रेसी इशू नॉट इंडिया अलायंस। तो भाई आपका खुद का कोई कॉन्सेप्ट रहे तब तो आपके मानने वाले आपको नहीं मान रहे हैं। ये ऐसा कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए, जब आपका अलायंस पार्टनर नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि वो इसी ईवीएम से चुन करके सत्ता में आ गया ना, इसी ईवीएम से सत्ता में आ गया। अब आप इतने इस्लामिक हो गए। देखिए इस न्यूज को समझिए, कांग्रेस की रैली में मोदी की कब्र खुदेगी। मोदी तो हिंदू है, मोदी की कब्र कैसे खोद सकते हो मियां? माना आपने खतना कराया लल्लू हाजी के पास जाकर के, लेकिन मोदी जी ने तो अपना खतना नहीं कराया ना। मोदी जी तो हिंदू है और उन्होंने अपनी हिंदू वाली पहचान कभी नहीं छोड़ी। आप तो इतने इस्लामिक हो गए कि नारों में भी मोदी से बदला लेना है, मोदी की हत्या कराने वाली बातें करते हैं आप, और नारों में भी इतने इस्लामिक हो गए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। किसी हिंदू की कब्र नहीं खुदती। तो ये कांग्रेस की दुर्गति है। और अगर आप यहां पर आप पहुंच चुके हैं, तो गायत्री बहन एक और बात मैं कहना चाह रहा था आपके लिए, स्पेशली मैंने कहा, ये तो सुप्रिया सुले हैं, इनकी तो मैं अभी ऑडियो भी सुनवा सकता हूं, क्योंकि पार्लियामेंट का है, इस पे स्ट्राइक नहीं आता। लेकिन इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टीएमसी, शरद पवार की पार्टी की सबसे बड़ी नेता कह रही है कि वोट चोरी और ईवीएम कोई मुद्दा नहीं है। तो आपके पास बचा क्या फिर? आपका अलायंस पार्टनर आपके साथ नहीं है, कोई अलायंस पार्टनर, वो भी महाविकास अघाड़ी के अलायंस पार्टनर साथ में नहीं है, और आप वोट चोरी का जबरदस्ती मुद्दा बनाए हुए हैं, और उस मुद्दे पर आप प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदना चाहते हैं। तो वोट चोरी तो मुद्दा रह ही नहीं गया अभिषेक। अब मुद्दा क्या पकड़ लिया किरण रिजिजू जी ने और इन्होंने, कि हर बार जब कुछ होता है, कभी माँ के ऊपर, कभी तेरी कब्र खुदेगी, इनके पास मुद्दे नहीं है, विजन नहीं है, और मैं इतना वही घिनौनी लगना चाह रहे हैं, कब्र खुदेगी। अच्छा, मैं ऐसा वही नहीं बता लगता है कि जब ये ऐसा नहीं लगता है जब ये बोलते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो ऐसा लगता है ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि वो वहां बैठे हुए हैं, आप नहीं, जमीन पे हो। इनके पास इतना विवेक होता तो ये मंथन करते कि बिहार में पिछली बार 2020 में, चलो खराब परफॉर्मेंस था कांग्रेस का, 70 सीटों में से 17 ही जीती थी, लेकिन इस बार तो वर्स्ट हुआ। आपको चाहिए 60 सीटें, जीत रहे हो 6, लेस देन 10%। आपका कोई स्ट्राइक रेट नहीं है, और सीटें चाहिए आपको पहाड़ जितनी। तो मंथन यहां करना था। एक मीटिंग की बात बता रहा हूं कि राहुल गांधी आया और बोला कि सभी कांग्रेसी विधायकों को बुला लिया जाए बिहार के। तो आगे जो 6 जीते हुए थे, फिर राहुल गांधी थोड़ी देर बाद बोले सबको बुला लीजिए। तो कहा गया बस इतने ही हैं, यही हमारे विधायकों की संख्या है। तो जिस आदमी को रियलिटी चेक पता नहीं है, जिस आदमी को उसके आईटी सेल के लोग कि उनका जीवन चलता रहे इसलिए बहकाते रहे, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी को सच में यह लगता है कि वोट चोरी होती है, क्योंकि वो इलेक्शन के प्रोसेस से कभी गुजरा ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि भारत में चुनाव कैसे होते हैं। जिसने खुद जीवन में कभी फॉर्म फिलअप नहीं किया हो, वोटिंग प्रोसेस कैसे होती है जानता नहीं है, चुनाव के प्रोसेस को जानता नहीं, उसे कुछ भी आप बताओ वो तो कच्चा घड़ा है, उसी प्रकार की बातें करेगा। मेन ये है कि अब कांग्रेस कांग्रेस नहीं रही, कांग्रेस इंटायर लेफ्ट हो चुकी है, और मोर देन लेफ्ट हो चुकी है। कांग्रेस इतना हिंदू विरोध पर अब जा चुकी है कि उसका वापस लौटना मुश्किल है। कांग्रेस प्रो मुस्लिम और प्रो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेफ्ट हो चुकी है, इतने तो लेफ्टिस्ट भी लेफ्टिस्ट नहीं है। तो ये स्थिति जो है कांग्रेस के लिए न केवल हानिकारक है, बल्कि अब आने वाले समय में आप देखिएगा कि इसका परिणाम आपको दिखेगा। जी, पार्लियामेंट में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और कुछ बिल्स आ रहे हैं जिन पे अभी डिटेल्स नहीं आए हैं, बट अगर आप मेंशन करना चाहेंगे, क्योंकि आज 3 व्हिप जारी हुए हैं, मतलब हर एमपी को जी। प्रेजेंट रहना है कम वॉट में, और 15 से 19 तक का वो व्हिप मैंडेटरी रहा है। जी, एक तो शिक्षा के ऊपर आने वाला अमेंडमेंट बिल, ठीक है, तो उसके लिए मैं मानता नहीं कि विप को लेकर के जरूरत है, ठीक है। और विकसित भारत ग्रामीण सर्वे, और ये जो विकसित रामजी वाला जो बिल आया है, ये तो मनरेगा को रिप्लेस करने वाला बिल है। आई थिंक उस पे भी मैंने एनडीटीवी का ये था, मैंने कहीं तो रखा था उसको भी आपके लिए, ये करके वो रामजी बिल एक्चुअली मनरेगा का ही, हाँ उल्टा वाला, ये एनडीटीवी की वो न्यूज है कि मनरेगा के ऊपर ही वो न्यूज है। तो
ये बिल के लिए भी विप जारी क्यों हुआ, मुझे लगता है इसका एक कारण ये भी रहा होगा कि भाई ये कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि क्या है विप का कारण। एक तो मुझे लगता है कि ये नाम संभवतः नाम बड़ा मजेदार, बहुत अच्छा सा नाम नहीं हो गया है मनरेगा? ऐसा लगता था पता नहीं क्या रोग हो गया हो, अब लग रहा है जी राम जी योजना। नाम शायद इसी वजह से पूरा विपक्ष हिला हुआ है इस चीज को लेकर। नहीं, इस चीज को लेकर विपक्ष है कहाँ गायत्री जी, राम जी विपक्ष का नहीं है नाम आ गया सड़क पर। ना, समझो राम जी का नाम आ गया, मिर्ची तो वहां से लग रही है ना। तो भाई जिनको राम में आस्था नहीं है वो इस योजना के तहत रोजगार ना लें। मोदी जी कह तो नहीं रहे कि जबरदस्ती रोजगार ले लो ले लो ले लो, ना लें। दिक्कत अगर है, अब रही बात के विप आता है कोई बड़ा कुछ करने का ये प्लान हो तो, अब 2-3 दिन में बीजेपी की स्ट्रेटेजी भी तो पता नहीं है ना कि कब किसको क्या करेगी, क्या बनाएगी, क्या लॉ लेकर के आएगी, पता करना पड़ता है। वो भी बहुत मुश्किल है, मतलब घास में सुई ढूंढने जितना बराबर। किसी आप देखो ना, सारे सोर्सेस कितने लोगों ने एपिसोड कर लिए होंगे कि अध्यक्ष ये बनेगा, अध्यक्ष वो बनेगा, और मुझसे जितनी बार पूछा गया मैंने हाथ जोड़ लिया, बोला भाई मेरे बस का नहीं, मेरे बस का नहीं है कि कौन बनेगा बीजेपी का अध्यक्ष ये पता करना। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मीडिया को कभी भी कुछ पता नहीं चलता, और बनना उसी को है जो संघ से कोर होगा, ऐसे आदमी को जिसका संघ का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस बार वो चीजें फाइनलाइज थी, तो आप देखो कि संघ और बीजेपी, मोदी, अमित शाह सबके पसंद से आ गए नितिन नवीन। मुझे याद है 2010 में लोकल ट्रेन में सुशील मोदी जी और नवल किशोर यादव जी थे, नंद किशोर यादव जी थे, ट्रेवल कर रहे थे, और उस वक्त 2006 का चुनाव नितिन नवीन जो जीते थे, तो वो सेल्फी ऐसे करके अपने उस फोन से ले रहे थे और उन्होंने पोस्ट की थी। बहुत युवा, मतलब उस वक्त 30 साल के थे नितिन नवीन जी, और पिछले चुनाव में 40 साल के थे। उनका प्रोग्राम में कवर करने खुद गया था, तो उनसे जब भी मिलो तो ऐसा लगता है कि भाई है नहीं, नॉर्मल आदमी है, लेकिन हाँ क्राफ्ट, पकड़ किस पे थी? भाजपा के युवा मोर्चा पर जबरदस्त बिहार के अंदर पकड़, और उनके लीडरशिप के अंदर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ग्रूम हुआ बिहार के अंदर, उस पर उनकी जबरदस्त पकड़ है। तो संघ और भाजपा क्या देखती है? आपका परिश्रम करने का स्टाइल देखती है, कैसे पकड़ती है। अभी लेफ्ट इकोसिस्टम चिल्लाएगा कुछ दिनों में, अरे मोदी जी के मन से हुआ, संघ के मन से, उन्हें कुछ पता नहीं है। वो ना तो संघ को जानते हैं, ना मोदी को जानते हैं। इनको पता ही नहीं है कि मोदी और संघ एक ही है। यही इनकी प्रॉब्लम है। और जब तक ये प्रॉब्लम, कुछ लोग, क्या होता है ना गायत्री जी, उसको एक टर्म कहते हैं, क्या होता है ना कि एक टिटेरी पक्षी होती है, वो ऊपर आसमान में टांग करके सोती है, क्योंकि उसको भ्रम होता है कि वो टांग ऊपर करके नहीं सोएगी तो वो आसमान गिर पड़ेगा। ये सारे दिग्भ्रमित लोग हैं। ये लोग सब टांग ऊपर करके सोते हैं और कहते हैं अगर ये न्यूज नहीं चलाएंगे तो देश की सत्ता इनके इर्द गिर्द नहीं घूमेगी। ये देश की सत्ता को यहां से वहां संचालित करते हैं। दिन में 10 बार योगी जी की सरकार गिराएंगे, मोदी जी की, कभी नीतीश कुमार को डायरेक्ट पीएम बनाएंगे, और फिर अगले दिन आप वो सुबह चार छुट्टी मारेंगे। 4 बजे वाले अंकल की बात कर रहे हैं क्या, जो 4 बजे वाला एक चैनल है? एक 4 बजे वाला अंकल है, एक आंटी जी भी तो है, और एक हाँ, आंटी एक जी आंटी के चैनल पर आने चश्मा वाले, उल्टा अब तो पहन नाम लेती है, लेना पड़ चश्मा जाता है। उल्टा पहन लेती है, मैंने उनका नाम सुना हाँ, हुआ है, चश्मा अब उल्टा वो पहन लेती है। सिर्फ वही थोड़ी है, उसके अंदर अंदर एक अंकल जी हैं, देखो अभय दुबे देखो साहब, आंटी आंटी तो नाम नहीं है, लेना वो पड़ता महिला है। है, आंटी तो नहीं है, आंटी मत बोलो, इतनी इतनी बुड्ढी तो नहीं है, मतलब इतनी क्या एजेड बात नहीं है, करते सॉरी। हैं? तुमको हाँ, नहीं शी लगता लुक्स यंग। 50-60 साल की है? मुझे तो लगा 50-60 साल की होगी यार। मतलब परसेप्शन की महिलाओं से लड़ाई। उनकी उम्र नहीं पूछा करते हैं, बट हाँ, मतलब ये लोग ऐसी सरकार गिराते हैं। मतलब जब 2024 का इलेक्शन था अभिषेक, ट्रस्ट मी, मैं इनके एक दो बार वीडियोस फॉरवर्ड्स में आए और इधर उधर देखे, मेरे को लगा है सीरियसली ऐसा है क्या? इतने व्यूज, बम्पर व्यूज, भर भर के व्यूज। जब ये इलेक्शन हो गया, जब योगी जी जीत गए लास्ट असेंबली इलेक्शन में, योगी की सरकार गिर सकती है, केशव मौर्य और योगी में रात को हाथापाई, गाली गलौज, जूते चप्पल, ऐसे ऐसे टाइटल हुआ करते थे। मतलब मैं देख कर कभी कभी लगता है इनको व्यूज कहाँ से आ रहे हैं इतने, हाउ आर दे इवन आपको गेटिंग ये इट?
आता है व्यूज कहां से? मैं ये सोच रहा हूं कि उनके व्यूवर्स के पास दिमाग कितना है। जो आदमी कल बोला है, कल छोड़ो, 2 घंटे पहले बोल रहा है मोदी की सरकार गिरेगी, 2 घंटे बाद अपने ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए कहता है मोदी ने ऐसा खेल कर दिया कि अब सरकार सीधे बीजेपी की बनेगी। मतलब 2 घंटे पहले कह रहे हैं नीतीश कुमार पीएम बनने जा रहे हैं, डायरेक्ट राजद की सरकार बनेगी, और अगला वीडियो बना रहे हैं मोदी के खेल के कारण अब बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार। यार उन्हें इतना तो झूठ कम से कम बोलो कि 2 घंटे पहले वाला झूठ याद रहे। और व्यूअर्स भी कमाल के, दोनों सुन के खुश है, अरे वाह 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 वाह। तो ये तो मीडिया का स्तर हो गया है, हम क्या बात बट करें इन पे। आप नवीन नवीन जी के बारे में बता रहे थे, नितिन नवीन जी के बारे में बता रहे थे, थोड़ा सा हम थोड़ा हाँ डिविएट वो हो गए। आपने वो, हाँ वो वहां से फ्लो में डाइवर्जन हो गया एक आपके क्वेश्चन के कारण। तो नितिन नवीन जी का चुना जाना भाजपा के लिए ये बताता है कि भाजपा अगले 20 साल की राजनीति को कैसे देख रही है। बड़ी बात है ना कि एक 45 वर्षीय युवक बिहार से, अच्छा बिहार को रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए था, नेशनल प्रेजेंस भी मिलना चाहिए था, 200 सीटें। अब इसके अलावे एक चीज और साध ली है, बिहार में 1950 से 1950 से ही स्वतंत्र भारत में कायस्थों का सबसे अधिक पलायन पश्चिम बंगाल में रहा, और कोर लेफ्टिस्ट है, कोर लेफ्टिस्ट है। और वहां तो कायस्थ समाज से आपको पता भी है कि मतलब हाँ सीएम भी बने, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि बुद्धिजीवी वर्ग में इनकी बहुत अच्छी खासी व्यापक पहुंच रही है। और बंगाल में नितिन नवीन जी का रोल मैं बहुत बड़ा देखता हूं बंगाल इलेक्शन में। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, इसको संभवतः लेफ्ट इकोसिस्टम के लोग नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि बंगाल में जो कोर लेफ्ट था उनके अंदर आप देखो 30-40% बुद्धिजीवी जो सो कॉल्ड जाते थे वो सारे कायस्थ समाज से ही होते थे। वहां अच्छी खासी संख्या है, भद्रलोक में भी आते हैं। नितिन नवीन का बनना, अच्छा भाजपा पर हमेशा आरोप लगता है कि भाजपा जातीय समीकरण देखती है। क्या जातीय समीकरण साधा है? कायस्थ समाज को सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बना के समीकरण साधा है समानता का, टैलेंट का। भाई हम टैलेंट देखते हैं, विश्वास देखते हैं और अपने लोगों को पुश करते हैं। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन। एक चीज और मुझे समझ में आई थी अभिषेक, जब इनका नाम अनाउंस हुआ था, देखिए एक ऑलरेडी शाह जी की को टीम है जिसमें कई लोग हैं, जिनमें एक समन्वय बैठा हुआ है, एक ना तालमेल बैठा हुआ है, वो टीम बन गई है। उस टीम में से चाहे वो, जब बहुत सारे नाम है, भूपेंद्र युद्धा जी हैं, विनोद तावड़े जी हैं, बहुत सारे लोगों के नाम है, मतलब 3 या 4 नेम जो है, उस टीम में से किसी एक को निकालकर बनाना बीजेपी प्रेसिडेंट, उस टीम की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो टीम वर्क है, उसको डिस्टर्ब करने जैसा हो जाता। सो दिस वाज अ गुड डिसीजन टू ब्रिंग समबडी हु इज आल्सो टैलेंटेड, हु इज नॉट पार्ट ऑफ द टीम, ब्रिंग हिम सो दैट जो टीम की वर्किंग है वो एज इट इज रहे, वो डिस्टर्ब ना हो। देखो इन्होंने बैक टू बैक बहुत अच्छे इलेक्शन रिजल्ट्स दिए। मुझे लगता है कि यहाँ हरियाणा भी लेफ्ट मिस कर गया है। हरियाणा हाँ, हरियाणा, आपका दिल्ली, महाराष्ट्र और अब बिहार, इसी टीम ने, इसी कोर टीम ने, अब इस कोर टीम को मेरे ख्याल से डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेट देम जस्ट एक मुट्ठी की तरह बंधे रहे। उनमें से किसी एक को निकाल कर, जैसे बहुत सारे नाम फ्लोट करे थे, करते तो पूरा टीम बिगड़ जाता। शिवराज सिंह चौहान जी का भी नाम चल रहा था उस जगह, उस पूरे जब ये बात चल रही थी पूरी, उस ये पर गायत्री जी, मैं नामों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन ये जो कोर टीम और ये जो फ्लोट होता है चीजें, मैं आपको एक बात बताऊं, छत्तीसगढ़ के यही पर्यवेक्षक थे और छत्तीसगढ़ का डिफिकल्ट चुनाव जिता के दिया है। ये कहना कि अमित शाह जी के साथ समन्वय नहीं है, ये सब मतलब अपने हिसाब से ऐसी बातें हैं जो मैं इसमें इस तरह की थ्योरी में मानता ही नहीं है। संघ से बड़ा मेरा पॉइंट नहीं समझे। मैं बोल रही हूँ जो अमित शाह जी के पास जो टीम है, जिसमें से नाम फ्लोट कर रहे थे, मैं उनकी बात कर रही थी। झारखंड, छत्तीसगढ़ में तो थे ही, नवीन जी तो वहां पे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट उनके पास तो की जो टीम है, जो थे वो अमित शाह जी की टीम में नहीं है फिर। हाँ जी, कम अगेन। ये फिर कैसे थ्योरी बनती है कि जो छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है वो अमित शाह जी के टीम का हिस्सा नहीं है? देखो एक तो सेंटर के पास टीम है, और जो सेंटर से लेते हैं, जो स्टेट से लेते हैं कि भाई स्टेट वाला एक फीडबैक चाहिए। एक तो स्टेट वाइज चल रहा है और एक सेंटर वाइज चल रहा है। तो आप ये देखो ना, जैसे
जैसे विनोद तावड़े जी है तो वो तो महाराष्ट्र से हैं, वो बिहार भेजे गए। उसी प्रकार से ये बिहार से छत्तीसगढ़ भेजे गए। निर्णय तो केंद्रीय कमेटी ही लेती है। मेरा ये नहीं मानना है इस तरह की चीज में, मैं ये मानता हूं कि सभी टीम अमित शाह है, सभी टीम संघ है। और मैंने इस बार बिहार के इलेक्शन को बहुत क्लोजली फॉलो किया, बहुत क्लोजली देखा है। यहाँ पर ऋतुराज सिन्हा जी का मैंने इवन पॉडकास्ट भी किया था जब ये किया था। और आप देखिए वो मगध रीजन में वो काम कर रहे थे, कितना जबरदस्त काम किया है उस आदमी ने। तो कब किसको किस चीज के लिए रिवॉर्ड मिल जाएगा, वो हर चीज केंद्रीय कमेटी के पास। बीजेपी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, यही तो लोग भूल जाते हैं। मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूं अलग अलग मंच पर भी, कि जो डेमोक्रेटिक मॉडल और सेटअप भाजपा के अंदर है, वहां राजनाथ सिंह के वोट का और मोदी जी के वोट का बिल्कुल बराबर वेटेज है। जब कोर कमेटी की बैठक होती है, आपको एक 2019 का किस्सा बताता हूं आपके दर्शकों को। यहाँ के एक सुनील सिंह जी औरंगाबाद के सांसद हुआ करते थे, अब पूर्व हो गया। तो अमित शाह जी बैठे हुए थे, राजनाथ सिंह जी बैठे हुए थे। राजनाथ सिंह जी का मानना था सुनील सिंह जी को मतलब मौका मिलना चाहिए वहां से। अमित शाह जी थोड़ा असंतुष्ट थे कामकाज को लेकर के, काफी डिबेट हुआ। तो लास्ट में अमित शाह जी ने कहा कि अगर जब ये भी नहीं हट रहे तो फिर हम इस डिसीजन पे हमें पहुंचना चाहिए कि तब किसी को नहीं हटाते और पूरा रिपीट करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, किसी का टिकट नहीं काटते, क्योंकि फिर हमसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो सर्वसम्मति से फिर होना, या आप ये समझिए कि उस वक्त वो राजनाथ सिंह जी भाजपा के अध्यक्ष नहीं थे और अमित शाह जी थे, लेकिन दोनों के वोट का मतलब, दोनों के थॉट का मतलब एक ही निकाला गया और फिर समन्वय बिठाया गया। तो इस तरह से काम होता है। मैंने सुनील बंसल जी का काम 2022 में देखा यूपी में, कि जो पर्यवेक्षक ने बोल दिया, जैसे अगर पर्यवेक्षक नवीन जी गए हैं छत्तीसगढ़ में और उनका मानना है कि भाई लेट्स सी कि रमन जी के नाम पे अभी चुनाव आप कराएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है जीतना, तो बीजेपी में उसका वेटेज हो जाएगा, क्योंकि एक न्यूट्रल आदमी वहां से जाकर के छत्तीसगढ़ में, जिसका कोई कंफर्मेशन बायस नहीं है, किसी के प्रति बायस नहीं है, वैसे काम होता है। तो ये अच्छा, दूसरी बात क्या है, उनको ये भेजते हैं जहां पैसे का लेन देन ना होकर के पर्यवेक्षक को इन्फ्लुएंस ना किया जा सके। कोई पैसे दे करके कि विधायक का टिकट दे दो, वो वाला फॉर्मूला नहीं चलता ऐसे लोगों को। तो इस तरह से भाजपा काम करती है, कई लेयर में काम करती है, जिसके कारण आपको इस प्रकार का रिजल्ट दिखता है। और कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम आज तक ये समझ नहीं पाए, क्योंकि उनके जीवन में घूस, फ्रॉड, टिकट बंटवारे में पैसा लेना देना ये बहुत कॉमन चीज है। यहां पर अल्लाह वरू जी आए थे, उसको उनके ऊपर एक बिहार के कांग्रेस यूनिट के नेता आदित्य पासवान, मेरे चैनल पर वो आकर के उन्होंने कांग्रेस को एक्सपोज किया। उनको गोपालगंज से टिकट देने बोला गया था, फिर 2 से 3 करोड़ रुपए उनसे मांगे गए, एक एक डिटेल्स। अब आप बताइए कि कोई अल्लाह वरू जो बाहर से आता है और पैसे मांगने लगता है, तब जाकर के आपको टिकट मिलेगा। ये एलिगेशन मेरी तरफ से नहीं, आदित्य पासवान जी की तरफ से लगाया गया। ये फिर आप चुनाव कैसे जीतेंगे, फिर आप पोटेंशियल कैंडिडेट कहां से चुन पाएंगे। तो मेरा ये पर्सनल व्यू पॉइंट भी हो सकता है। मैं भाजपा को इस तरह से देखता हूं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपने नेताओं को पहले कहती है अपना पर्सनल हित तुम्हारा बहुत बहुत बाद में है, संघ की आइडियोलॉजी से हो, जाओ पोटेंशियल लोगों को ढूंढो जो चुनाव जीते, जो चुनाव ना जीते कितना भी बड़ा नाम है टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह से काम होती है। इसी श्रेणी में नितिन नवीन है। एबीवीपी ने अभी पटना में, आपको याद होगा, एक बच्ची ने एबीवीपी का वो प्रेसिडेंट बनी है पटना यूनिवर्सिटी में, एबीवीपी से। वो पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव उसने जीता। वो लड़की आई हुई थी, उसके पास वो स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन पा गई है, बहुत ही ग्राउंड है। उसके पास जीवन में 5,000 रुपए नहीं थे कि वो चुनाव लड़ सके पटना यूनिवर्सिटी का, किंतु स्पार्क है। न केवल चुनाव लड़ी वो बंदी, बल्कि वो चुनाव जीती भी, और वो पटना यूनिवर्सिटी की इस बार प्रेसिडेंट भी बन गई। ये जो जील, जो पोटेंशियल, ये जो डेवलप करता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कि लड़ना है तुमको, ये जीवन है, संघर्ष है, सनातन की विचारधारा को अपनाते हुए लड़ना, ये कहीं और मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो लेसन ही नहीं है कहीं।
बिल्कुल सही। धुरंधर वाली बैटिंग चल रही है अभी, मैन टू मैन मार्किंग हाँ, जिसको हम कहते हैं। पूरे मैं के पूरे ब इकोसिस्टम की धज्जियाँ उड़ा, एक तरफ धुरंधर आ गई, पै वैसे मोदी जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी इज़ बिहाइंड ब्रिंगिंग धुरंधर? क्या धुरंधर को लेकर आए बताओ, अंदर की खबर क्या है? मैं पाकिस्तानी थोड़ी जो बोलूँगा कि मोदी ने कमरे में धुरंधर की स्क्रिप्ट लिखी। मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी ने इतना कहा होगा कि डोवाल साहब, ये टारगेट है। मुझे अपना काम करना है, भारत को विकसित करना है, तो मैं आपको एक ही बात बोल सकता हूँ कि मुझे टेररिस्ट अटैक और इन सब में दुखी हूँ, सांत्वना देता हूँ, इस सब में मेरा टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपको हर बार सफल होना है। आप पाकिस्तान को कैसे डिस्टर्ब करोगे, आप बांग्लादेश के साथ क्या करना चाहते हो, वो आपका इश्यू है। मुझे मत फ़ोन करना, बोला ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया, बड़ा कांड होने हो गया। दैट आई डोंट वांट। तो विकल्प निकलते हैं। जो आदमी इतना ऑपरेशंस में साथ रहा है, कोई आज के ऑपरेशंस तो है नहीं। मेरा ये एक मतलब सोच है मुझे कि ऐसा क्यों इस लगता है कि ये जो मूवी धुरंधर आई है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग हंच एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अभिषेक, कहीं न कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है। एक चीज़ और देखना, बड़े-बड़े एक्टर्स आए हैं इस मूवी में, और इन एक्टर्स को ऐसी मूवी के लिए लाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। दे कांट कम ना, ना, ना। आप और मैं बॉलीवुड देख रहे हैं। ये आने वाले देखिए, लोगों में नहीं है आसानी से। आदित्य धर है कौन? पहले ये बताइए। आप बताइए? इंटरव्यू आपका ले रही हूँ आदित्य आज। नहीं, वो ठीक है, पर आदित्य धर भी तो वो वही है ना, कश्मीरी पंडित ही है ना? एग्ज़ैक्टली। उसने भी तो वो देखा है ना, वो जिया है ना। अभी उसकी हुँ, बारामूला में भी उस वो आपको इम्पोर्टेंट वो सारी चीज़ें दिखी थी। देखिए, हुँ। जो राष्ट्रवादी होता है ना, वो किसी भी परिवेश में अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण ढूँढे। देखिए, एक बात आपको, हमको और सभी इवन जो दर्शक देख रहे हैं, सामाजिक परिवार के जो सदस्य देख रहे हैं, समझना पड़ेगा। क्या आपको अगर ऑफर हो जाए गायत्री बहन के 5 लाख रुपए लो, शरजील इमाम को डिफेंड करना, एक छोटा-सा उसके परिवार का आदमी आएगा और इंटरव्यू देगा, करना होगा, कर लोगी आप? हाँ या ना? नहीं करोगी। पैसा मैटर मैं नहीं बताता हूँ, पैसा मैं मैटर नहीं बताता हूँ। करता है। क्योंकि हाँ, कमिटमेंट आप आइडियोलॉजी की है। हाँ, बस, यही बोल रहा हूँ कि पैसा मैटर नहीं करता, बात विचार की है, बात राष्ट्र की है, देश की है, और पैसा इसी इसी और पॉइंट पे मैं आ विचार, रही थी, इसी पॉइंट पे मैं आ रही थी। ये जो एक्टर्स पैसा और आए हैं विचार। इस मूवी में, ये इनकी आइडियोलॉजी है ही नहीं राष्ट्रवादी की, तो ये आए कैसे? मुझे इसी बात पे तो बहुत, कि कहीं न कहीं आपको पीछे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई होंगी। सुन तो लीजिए गायत्री बहन, सुन तो लीजिए। देखिए, पै इस फ़िल्म में काम करने के लिए उनको पैसे तो मिले होंगे, फ्री में तो काम नहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि हिट होने के बाद में पैसा लूँगा, ऐसा तो बात नहीं बोला होगा। देखिए, एक कॉमन एक्टर का जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, उनका आईक्यू लेवल इतना है, इतना नहीं कि वो बहुत अधिक हमारी तरह इंजीनियरिंग पढ़े हैं या इतिहास का मतलब शोध किया है, इतना इनके पास नहीं होता। इनके पास बहुत, ये जीवन भर स्क्रिप्टेड बोलते रहे हैं। तो जब जैसी सरकारें रही हैं, वैसा इन्होंने काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिस्टम बदलना, वही अब फिर जहां से शो शुरू हुआ था, फिर वहीं पे आ जाऊंगा। इकोसिस्टम बदलना, वो आपके हाथ में होता है। अब आप देखिए, आउट ऑफ सिलेबस चल रहे हैं ना इस वक्त सीजीआई साहब। जब तक ये सीजीआई की कुर्सी पे नहीं बैठे थे, हमें कैसे लगते थे? यही सूर्यकांत जी के बारे में हमारा क्या विश्लेषण होता था? हमें ये अरे डरे सोचना हुए थे होगा। कि 1.5 साल कैसे बीतेंगे ब्रिटिश। नहीं नहीं, लेफ्टिस्ट तो बड़े खुश थे। आ हा हा हा, 1.5 साल देखूंगा कि मोदी और मोदी समर्थक कैसे गुजारते हैं। अब उनके 1.5 महीने नहीं गुजर रहे हैं, बोले यार हम 1.5 साल कैसे गुजारे। क्यों? क्योंकि देखिए, समाज किससे बनता है, और ये जो लोग बैठे हुए हैं फिल्म में, हाई कोर्ट में जो नए जजेस आ रहे हैं, वो इसी समाज से निकल रहे हैं। ये जितने पुराने सीजीआई लोग जो बने हैं, ये कांग्रेस इकोसिस्टम से निकले हैं। इन्होंने वही पढ़ा है कि अकबर ग्रेट है। अब अचानक से आप, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, अब अचानक से आप जाकर के बोलोगे अकबर ग्रेट नहीं है और ये, तो उनको कंफ्यूजन होता है। अब आप देखिए कि नए इकोसिस्टम से जो आए हुए जज हैं, वो कैसे-कैसे जजमेंट दे रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 दिन पहले का, 2 दिन नहीं, अब तो 7 दिन हो गए उस जजमेंट को, कि नहीं, ऐसे कैसे? तुमने अपना, दिख रहा है कि तुमने अपना ये रिलीजन चेंज कर लिया है। तुम तो शेड्यूल कास्ट रहे नहीं, तुमको आरक्षण नहीं मिलेगा। हंगामा मच गया है। ये क्यों हो रहा है?
ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि नए सिस्टम में बैठे हुए जज, जुडिशरी, इसीलिए हमें समय देना होता है किसी भी सरकार को, किसी भी सिस्टम को। न तो सिस्टम एक दिन में बनता है और न सिस्टम एक दिन में टूटता है। दूसरा उदाहरण देता हूं, 2019 तक कांग्रेस ने आपको कोई काम राज्यसभा में नहीं करने दिया क्योंकि उनके पास नंबर बहुत ज्यादा था। अब बेचैन जो सुपर डुपर अपर हिंदू है, वो बेचैन होकर के मोदी कुछ कर नहीं रहा है, मोदी कुछ, अरे मोदी क्या कर लेगा? भारत का जो डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से आप जिएगा ना। आप देखिए 2022 के बाद जैसे जैसे राज्यसभा में इनके नंबर कम होते गए, काम आपका बढ़ता गया, अच्छा होता गया। अब आप देखिए किसी बिल को पास कराने के लिए राज्यसभा में किसी की आवश्यकता नहीं है। अब तो कांग्रेस 6 पे आ गई यहां बिहार में, और यानी और इनके नंबर कम होने हैं। यूपी हार जाएंगी, बर्बाद हो जाएगी, और बर्बाद हो जाएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएंगे सब कुछ। तो ऐसे ही समय लगता है। एक पेड़ में आप बीज बोते हैं, फिर उसे सींचते हैं, फिर वो अंकुरित होता है, फिर वो बड़ा होता है। ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन में फल देगा। एक आम का पेड़ भी 5 साल में फल देता है। इतने बड़े देश में आपको परिणाम लाना है। परिणाम कैसे आते हैं? दूसरा तीसरा उदाहरण देता हूं। अरुणाचल प्रदेश को आपने कवर तो किया होगा अलग अलग किसी गेस्ट के साथ, जो अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में मुझे बताइए कि जय श्री राम का नारा लगना अपने आप में आपको अचंभित करता है कि नहीं करता? जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुसलमानों के अगेंस्ट, उनके द्वारा अगर जय श्री राम का नारा लग रहा है। आप अरुणाचल की बात करें, त्रिपुरा में भी वही शुरू हो गया है। त्रिपुरा में तो जय श्री राम का नारा 2019 के बाद से लगना शुरू हो गया था। इंपॉर्टेंट वो नहीं है। अरुणाचल प्रदेश इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखिए प्रोटेस्ट के दौरान सारे वीडियो जो अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने पोस्ट किए वो हिंदी में किए। यहां से सुदूर दक्षिणी छोर पर एक ऐसा स्टेट है जहां पर हिंदी में नेम प्लेट मिटाए जा रहे हैं, हिंदी के नाम पे ड्रामा किया जा रहा है। दो अलग अलग चीजें आपको भारत में दिख रही है। एक एकदम बॉर्डर लाइन चाइना के पास है। आज की जैसा स्टेट अगर चाइना के पास हो, अरुणाचल की जगह तमिलनाडु होता डेमोग्राफी में, और अरुणाचल वहां होता जहां पे तमिलनाडु होता, तब आप अरुणाचल प्रदेश के लिए ज्यादा चिंतित होते। किंतु चूंकि राष्ट्र देश उनके लिए क्यों पहले है? क्योंकि उन्होंने आज से नहीं चीन को फेस किया है, वो हमेशा से फेस कर रहे हैं, और वो इस भूमि का को जो है टुकड़ा नहीं मानते थे, इस भूमि को माता ही मानते। भारत माता जय के भी नारे लग रहे हैं। इसलिए विचार महत्वपूर्ण है। आप जिस विचार से गायत्री बहन चैनल चला रही है इतने दिनों से, अल्टरनेट मीडिया, आपने क्यों रखा? क्योंकि आपका विचार उनसे अलग था। बोला नहीं, एक अल्टरनेट ऑप्शन की आवश्यकता है जो लेफ्ट इकोसिस्टम के बीच का है। मैं इनको तहस नहस कर दूंगी, मेरे पास जितनी शक्ति है मैं उसकी शक्ति के साथ इनको बर्बाद कर दूंगी। यही तो विचार रहा होगा आपका। इसी विचार के साथ तो आपने शुरू किया ना। तो इस विचार के साथ भी प्रॉब्लम होगा दूसरे विचार के लोगों को। और ये लड़ाई सतत प्रक्रिया, आपको 2027 में भी रहना होगा, 2029 में भी रहना होगा। अगले 6-7 साल तक आपको अपना एनर्जी देना होगा। हो सकता है आप इंजॉय ना कर पाओ वो भारत, स्वर्णिम भारत का जो आप कालखंड चाहती हो, किंतु आपके बाल बच्चे उसको इंजॉय करेंगे। इसीलिए आप और हम परिश्रम कर रहे हैं। इसीलिए मोदी परिश्रम कर रहे हैं। मोदी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, योगी अपने लिए नहीं कर रहे। ये बड़ा मुद्दा है जी। वो जो स्टेटमेंट थी द कश्मीर फाइल्स की, सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। वो सिस्टम जाता रहा बेसिकली। सिस्टम हमारा है। मैंने, हमारा छोटा भाई जब राकेश ओझा इस बार विधायक बना है तो मैंने लिखा सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा। समय के साथ सब बदलेगा। बदलेगा जी। थैंक यू सो मच अभिषेक जी ऑन सच अ पॉजिटिव नोट। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अभिषेक का चैनल है द अभिषेक तिवारी शो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।